हेलो हाँ सर। आयुष, क्या हाल है भाई। सर बहुत अच्छे हैं सर, आप सुनाइए। एकदम एकदम मजे में है, फर्स्ट क्लास है। यस सर। बाकी सीडीएस बहुत नियर आ चुका है अब तो कभी। सर। हाँ। सीडीएस काफी नियर आ चुका है और अब तो लोग लगे हुए होंगे लास्ट में जितना निपटा सके निपटाएं, जितने सोर्सेज मिल जाए हाँ, सारे निपटाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बताओ आयुष, अभी आज क्या 6 तारीख है। 5 दिन रह गए हैं, 4 5 दिन। यस सर। ना। तो आप ये बच्चे एंजाइटी से कैसे, तुमने इतनी बार सीडीएस क्लियर किया है, 5 बार क्लियर किया तुमने, कितनी बार क्लियर किया। सर एग्जैक्ट 5 टाइम्स सीडीएस और हाँ। 7 टाइम्स एफ कैट, और अगला वाला अच्छा। मिला ले तो 6 बार हो जाएगा। तो ओके। अब बाकी एफ कैट इन काउंटिंग। सो हाँ। तो हाउ डू यू सो हैंडल एंजाइटी, ये क्या बताओगे बच्चों को। हाउ शुड दे हैंडल एंजाइटी एंड एग्जाम प्रेशर। सो जैसे मेरा मैं भी स्टूडेंट हूँ, सो मुझे तो पता है कि हम लोगों को क्या फेस करना पड़ता है जस्ट एग्जाम से पहले। सो उसी की बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं विद पीपल जो प्रिपेयर कर चुके हैं, फिर भी हमारे दिल में रहता है कि अभी हम्म। भी कुछ रह रहा है। लास्ट तक यही रहता है कि ये पढ़ ले, ये पढ़ ले, ये भी रह रहा है, ये भी रह रहा है। और दिमाग में ये टेंशन चलती है कि जो हमने पढ़ा ना, क्या वो आ जाएगा या नहीं आएगा। वो सारी हम्म। चीजें प्लस जितना हमने पढ़ा वो रिटेन कर हमने किया नहीं, हमें एग्जैक्टली कुछ याद नहीं है। सो वो अलग दिक्कत है। कोई सब्जेक्ट रह रहा है, वो अलग दिक्कत है। सो सर ये सारी छोटी छोटी चीजें है ना, एग्जाम से पहले एंग्जाइटी पे कंट्रीब्यूट करती है। सो मैं बताता हूँ, हाँ, तो क्या करना जैसे चाहिए। एक सिंपल स्टोरी है जो एनजाइटी को 5 मिनट में मतलब दूर कर देगी बहुतों के लिए। अच्छा, स्टोरी बताओ। ये है कि एक एक पर्सन है, वो किसी दुकान पे शॉपिंग कर रहा था। ठीक है। सो उसके पीछे से एक चोर आया और उसने एक लेडी की चेन जो थी वो स्नैच की और निकल गया, भाग गया। हम्म। और एज अ आई विटनेस आप वहां खड़े थे। ओके। सो एज अ आई विटनेस आपने वो पूरा जितना भी हुआ वो सब इंसिडेंट पूरा आपने देखा। हम्म। अब आप एक बात सोचिए कि पुलिस ने क्या किया। पुलिस ने 4 जने राउंड अप किए। ठीक है। और ये हम्म। कंफर्म है कि उन 4 में से एक जो है वो चोर था। और एज अ आई विटनेस आपको बुलाया गया कि आइए और पहचानिए चोर कौन है। ठीक है। सो यहां पर ना इंसिडेंट आपने देखा। आप चाहे उसकी शक्ल ढंग से देख पाए या नहीं देख पाए, उन्होंने हम्म। 4 चोर राउंड अप किए। अलग अलग कद काठी के, कोई मोटा था, कोई छोटा था, कोई पतला था। लेकिन ये कंफर्म था कि उन चारों में से एक चोर जो है वो वही चोर था जो आपने देखा हम्म। भागते हुए। सो उस ब्रीफ मूवमेंट में भी ना, अगर आपसे पुलिस पूछने की कोशिश करे कि इनमें से चोर कौन सा था, आप उसकी कद काठी, कलर, उसके कपड़े, उस सबको देख करके ना चोर को आराम से पहचान सकते हो, चाहे आपको उसकी शक्ल याद हो या ना हो। एक बार के लिए आपको वो चोर तो पता ही होगा कि मतलब इस तरह का था, उसने इस तरह के कपड़े पहने थे, भाग रहा था तब वो इतना लंबा चौड़ा था। ये पतला वाला तो नहीं हो सकता। ये होगा तो मोटा ही होगा, क्योंकि मैंने मोटे को भागता हुआ देखा था। सो इन हम्म। सब चीजों से, छोटी छोटी कीज से आप कम से कम एक चोर को तो राउंड अप कर सकते हो ना कि ओके, हम्म। ये जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो थी, ये चोर है हमारा, मेन चोर है हमारा। अब यहाँ पर जो ये स्टोरी है किस तरह से लिंक होती है मैं आपको समझाता हूँ। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सीडीएस, सीडीएफ पेपर और आईएएस पेपर में। वो डिफरेंस यही है कि जो आपका पेपर आने वाला है ना सीडीएस में, उस पेपर में आंसर आपको दिया हुआ है। ओके। हम्म। उन 4 जो ऑप्शंस है उन्हीं में से एक जो है वो आपका आंसर है। हम्म। अब क्या होता है कि हम लोग पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। हमें कुछ चीजें याद होती है, कुछ चीजें नहीं होती है, लेकिन हमने एक बार देखी होती है सिंपली। तो अब क्या होने वाला है एग्जाम में, मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम से पहले तक इन सबको एनजाइटी यही रहेगी कि एग्जाम में जो है वो मुझे चीजें याद रहेगी या नहीं रहेगी। बट रिमेंबर दिस वन थिंग, एग्जाम इज नॉट अबाउट लर्निंग, एग्जाम इज अबाउट रिमेंबरिंग कि आप उस चोर को उस टाइम पे दिया हुआ है चोर, तो आप उसे पकड़ पा हम्म। रहे हो या नहीं पकड़ पा रहे हो। अगर आपने एक बार भी कभी भी वो चोर देखा है ना, तो आपको वहां पे याद आएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट कि आपको कोई चीज रिमेंबर होगी या नहीं होगी, क्योंकि आंसर तो आपके सामने दिया हुआ है, आपको तो सिर्फ पहचानना है। हाँ, अगर ये आप पढ़े हो, ये तो मैं भी मानता हूँ।
कि अगर आपने बहुत डिलीजेंटली, बहुत सिस्टमेटिकली एक स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करी है, तो वहां ऐसा वार्म अप होता है कि जो माइंड अपनी मैक्सिमम स्पीड पे होता है, उस टाइम मैक्सिमम पोटेंशियल पे काम करता है माइंड एग्जाम में, अगर आप इन्वॉल्व हो। अगर डर रहे हो, डेफिनेटली। फालतू की चीजें सोच रहे हो, फिर मुश्किल है। फिर वही है, वो चोर को देखकर घबराने लग गए तो फिर वो चोर नहीं पहचानेगा। हम्म। अगर वो चोर को देख करके अपनी जान की चिंता करने लग गया तो वो शायद उसको हम्म। आंसर आता भी होगा ना, उसको पता भी होगा ना चोर कौन है, तो भी वो शायद नहीं बताए पुलिस को। सो हम्म। वो फालतू का जो एनजाइटी प्रेशर जो है ना, वो एक बार हम्म। के लिए इतना सा सोचो कि तुम्हारे पास आंसर तो होगा एग्जाम में, तुम्हें तो सब पहचान के आना है कि आंसर कौन सा है चार में से। ये स्ट्रैटेजी आईएएस वाईएएस के लिए मान लेते नहीं होता, क्योंकि उनको राइट करना पड़ता है, उन्हें अगर एग्जैक्टली नेम भी नहीं पता तो वो लिख के नहीं आएंगे। किसी प्लेस का हम्म। नेम है वो भूल गए तो भूल गए, उनके पास में ये ऑप्शन नहीं होता कि चार ऑप्शन में से उनका एक आंसर है, वो फर्स्ट और प्री प्री तक इसमें क्या होता है, है। जनरली मैं देखा है एटलीस्ट सीडीएस में, इंग्लिश में और जीके में, खासतौर पे इन दो सब्जेक्ट्स में, तो आप दो पे होम ऑन कर सकते हो, डेफिनेटली सर, है आधे ना, ऑप्शन दो से ही हो पे। जाता है। और रूल आउट करो, ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, पहले स्टार्ट रूलिंग आउट, एंड देन यू कम टू टू, तो उसमें गेस वर्क भी काम कर सकता है थोड़ा बहुत। डेफिनेटली सर, सर थोड़ा बहुत नहीं, पूरा गैस वर्क, पूरा इंस्टिंक्ट पे है पेपर। एग्जैक्टली तो चीजें इंस्टेंट। मुझे भी याद नहीं होगी। मतलब ये है कि हमने क्लाइमेट पढ़ लिया, हमने चीजें समझ ली। अब वहां पर क्या होता है, उस मोमेंट में आप जो करने वाले हो ना वही आपका रिजल्ट डिसाइड करेगा। आपने जो पढ़ा ना वो तो हो गया। हम्म। फिर वही आ जाती है, दो बंदे होते हैं, एक रिएक्टिव एक प्रोएक्टिव। रिएक्टिव इंसान क्या करता है, सिर्फ पढ़ के क्वेश्चन को जो उसको पहली बार में देखने को मिलता है उसी को टिक कर देगा, और वो अगर उसको आता भी होगा ना वो गलत कर देगा। प्रोएक्टिव इंसान ऐसा होता है, उसको नहीं भी आता ना तो वो सारे ऑप्शन को एनालाइज करेगा बैठ करके थोड़ी देर तक, चीजों को तो चेक करेगा कि। इतना टाइम होता हाँ है सर, एनालाइज करने का? डेफिनेटली सर। सी जी जीके जो पेपर होता है उसमें तो होता है, इंग्लिश में नहीं होता, सीडीएस में जीके में होता है। जीके में पेपर जो है लोगों का, वो स्टार्टिंग के 45 मिनट में खत्म हो जाता है, 2 घंटे का पेपर है। अच्छा, सो यू हाँ, कैन गो बैक, जो सवालों पे डाउट डेफिनेटली। है वहां पेंसिल से कोई निशान लगा के रखो, यार इसमें गेस किया या छोड़ दो, एंड गो बैक। थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है, मैंने इतने कर लिए हैं, इतने तो हो ही जाएंगे, है ना। सर वो मैं बताता हूँ, जैसे एक टारगेट अब सबको पता है, ऑब्वियस है, लास्ट जो कट ऑफ थी ऑफिशियल, वो 107 थी ओटीए के लिए, ऑफिसर्स ट्रेनिंग हम्म। अकेडमी। सो वो तो आपको अचीव करनी ही पड़ेगी। वो अचीव कैसे होगी, आपका इंग्लिश का स्कोर जो है वो 70+ होना चाहिए पेपर में, ओके। और 60 मतलब 30+ आपका चाहिए जीके सेक्शन के अंदर। सो एक मिनिमम क्राइटेरिया तो आपके पास में है कि 30+ करना है, उसके लिए 36 क्वेश्चन राइट होने चाहिए, अच्छा, सिंपली, कितने में से? आउट ऑफ 120। ये तो इजी होना चाहिए, अगर थोड़ी बहुत भी पढ़ाई करी है तो। डेफिनेटली सर, इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पे क्या हम्म। है, यहाँ पे आप कैलकुलेटेड रिस्क भी ले सकते हो, मैं समझाता हूँ कैसे। एक बार मैं जैसे क्या करता हूँ, पेपर के दो पेज होते हैं, एक हिंदी वाला एक इंग्लिश वाला। तो हम्म। जैसे जैसे मैं पेपर करता जाता हूँ ना, पढ़ते जाता हूँ क्वेश्चन इंग्लिश वाली साइड में, तो मैं क्या करता हूँ साथ में कैटेगराइज करता जाता हूँ। कैटेगराइज कैसे, जैसे मुझे क्वेश्चन फर्स्ट है जो अगर हिस्ट्री का दिखाना, तो मेरे कुछ नोटेशंस है, जैसे सर्कल कर लेना, स्टार बना देना, या फिर एरो बना देना, कुछ भी जो ज्योग्राफी हिस्ट्री और बाकी सेक्शंस को डिफरेंशिएट कर सके मेरे लिए। वो स्टार वगैरह मैं हम्म। कहाँ बनाता हूँ, हिंदी मीडियम वाले साइड पे। उससे क्या हम्म। होता है, अब आपके पास में कैटेगरी आ जाती है, जैसे जैसे आप पढ़ रहे हो ना आपके पास कैटेगरी आ जाती है। एक बार तो ये काम करता हूँ। सेकंड काम मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं क्वेश्चन में पढ़ता जाता हूँ ना आगे, साथ साथ ना अपना कॉन्फिडेंस रखता जाता हूँ कि मैं कितना समझता हूँ, अगर मैं इस आंसर को टिक करूंगा ना तो ये 100% राइट होगा, 80% राइट होगा, या 50% 50-50 पे है। ये ओके। प्रोबेबिलिटी भी मैं साथ साथ लिखते जाता हूँ क्वेश्चन पे। अच्छा। अब वेरी लास्ट में गुड। मैं क्या करता हूँ, अब लास्ट में मैं क्या करता हूँ, एक बार हम्म। ये काम कंप्लीट हुआ, मेरा पेपर पूरा हो गया 45 मिनट 1 घंटे बाद में, नेक्स्ट थिंग मैं क्या करता हूँ, पहले कैलकुलेट करता हूँ कितनों पे मैंने 100% प्रोबेबिलिटी लिखी। एक बार वो 100 वाले मुझे पता लग गए, अब मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है कि ओके, मैं हम्म। 36 क्वेश्चन राइट करना चाहता था, मेरे 100 वाले जो मेरे को प्रोबेबिलिटी लगती है वही हम्म। 55-60 पहुंच चुके हैं। हम्म। सो वहां पर आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ओके, हम्म। कि पेपर तो मेरा क्लियर है। ठीक है, फिर हम लेना शुरू करते हैं कैलकुलेटेड रिस्क। वो कैसे लेते हैं मैं बताता हूँ।
फॉर एग्जाम्पल आपका 36 जो है वो टारगेट था, मिनिमम टारगेट था कितने क्वेश्चन ठीक करने हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, हमारे 40 क्वेश्चन जो है ना, मैं पेपर कर रहा हूँ, 40 क्वेश्चन पे 100 लिखा है मैंने, मीन्स मैं 100% श्योर हूँ कि इसका आंसर तो है। 36 था, 40 आ गया, 4 का मार्जिन मिल गया, 4 क्वेश्चन है मेरे पास में जो मेरे अचीव, जो मैंने टारगेट सेट किया था उससे ज्यादा है मेरे पास में। अब सीडीएस में क्या हम्म। होता है, 3 क्वेश्चन रॉन्ग करोगे ना, तब एक क्वेश्चन जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा आपका, हाँ बिल्कुल, मीन्स एक नेगेटिव क्वेश्चन ना। निकले। हाँ, सो आप हम्म इस चीज का फायदा कैसे उठा सकते हो ना, हो 36 हम्म तो आपकी कंप्लीट है, 4 क्वेश्चन आपने हम्म एक्स्ट्रा किए हैं, सो ये आपको मार्जिन देते हैं रिस्क लेने का। रिस्क लेने का मार्जिन कैसे, 4 क्वेश्चन है, 4 into 3 12, आप 12 क्वेश्चन पे जो है रिस्क लेकर के भी आओगे ना, तो भी आप फेल नहीं हो रहे हो। हम्म ये चीज कंफर्म है, आपके आपके दिमाग में पता लग जाएगा आपको अगर इससे फॉलो करोगे तो। सो एक हम्म बार आपको 4 क्वेश्चन का मार्जिन मिला, अब ये मार्जिन आप कहाँ यूज करोगे मैं बताता हूँ। आप जब प्रोबेबिलिटी लिख रहे थे ना, तो आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिले होंगे जो आप 100% श्योर नहीं हो कि इसका आंसर यही है, लेकिन आपको ये पता है ये 3 4 ऑप्शन है ना, इनमें से 3 तो नहीं है। हम्म और ऐसे क्वेश्चन पे आप जो है प्रोबेबिलिटी 75 80 कुछ भी लिखो, आपकी मर्जी है, ठीक है। आपने वो प्रोबेबिलिटी वाले जो 80 वाले क्वेश्चन है ना, 80 70 वाले प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन, ये जो 12 का मार्जिन आपके पास में आया है ना, अब वहां यूटिलाइज करो। आप उन क्वेश्चंस को टिक करके आओ कॉन्फिडेंटली, हम्म जो 80 वगैरह ये लिख करके आए थे। सो सर इससे फायदे क्या होता है मैं बताता हूँ। फर्स्ट इज कि आप ना अननेसेसरी अटेम्प्ट नहीं करते, आपको पता होता है आप कितना रिस्क ले सकते हो, क्योंकि हर चीज कैलकुलेटेड है। हम्म और आप जब वो रिस्क लेते हो ना, और ये और है कि जो 80 वाले क्वेश्चन आप करके आओगे ना, वो भी ठीक होंगे, उनमें से भी काफी सारे ठीक होंगे, मार्जिन में 80% के भी 80% क्वेश्चन ठीक करके आओगे। जो 20% है, चलो गलत कर दिया आपने, हम्म फिर यही कंपाउंडिंग शुरू हो जाती है। तो इससे क्या होता है, जो 80% वाले हैं वो सारे आप टिक करके आते हो, 100% वाले सारे टिक करके आते हो, जीके पेपर बहुत हम्म इजीली निकलता है, जस्ट इस स्ट्रेटेजी को आप अगर फॉलो करोगे तो। सेकंड, लास्ट में मैं क्या करता हूँ, जैसे पेपर पूरा हो गया, 80 70 ये सारे मैंने टिक कर दिए अपना रिस्क कैलकुलेट करके, लास्ट में मैं पर्सनली ये करता हूँ कि जो सेक्शंस में प्रिपेयर करके गया था, जैसे कि ज्योग्राफी, एक बार के लिए साइंस, हिस्ट्री, मैं तो सारा करके जाता हूँ। जो सेक्शन मैं करके गया था ना, और मैंने वो हिंदी मीडियम वाले साइड में अब नोटेशन लगा लिए थे पहले ही, मैं क्या हम्म करता हूँ लास्ट में एक बार पेपर बंद करने से पहले वो सारे क्वेश्चन देखता हूँ, जो सिर्फ ज्योग्राफी के हैं, जो सिर्फ हिस्ट्री के हैं, जो सिर्फ पॉलिटिक है। शायद ऐसा कुछ हुआ हो कि मैंने वो क्वेश्चन छोड़ दिया हो पहले, किसी भी कारण से नहीं आया हो मुझे समझ में पहली बार में। दूसरी बार में जब विजिट करूंगा ना लास्ट में, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो बूस्ट हो ही जाएगा कि पेपर तो हाँ क्लियर है, बिल्कुल। पेपर तो क्लियर है, कैलकुलेटेड है। देन हम क्या, सिर्फ जाकर के अगर आप वो पेपर देखोगे भी ना, देन यू विल रियलाइज कि ओके ये क्वेश्चन तो मुझे आता है, ये तो मैं पहले क्यों छोड़ दिया मैंने, ये क्यों कर दिया। सो सर उससे भी मैक्सिमाइज हो जाती है परफॉर्मेंस आपकी, जो नहीं, क्वेश्चन आप आई छोड़ के एग्री आए विद यू। वो भी हो जाए। अगर पहले मेरा भी यही रहा है जिंदगी में, पहले तेज रफ्तार से वो कर लो जो आपको बिल्कुल क्लियर है, और यस सर, उसमें भी जहां थोड़ी बहुत कैलकुलेटेड रिस्क है ले लो, जहां दो के बीच में, जहां तीन के बीच में उसको छोड़ दो अभी, तो वो ले लो, गो अहेड एंड देन कम बैक। तो क्योंकि यस वापस सर, आते इसमें कॉन्फिडेंस बन चुका है यार, पेपर तो क्लियर है, इजी है, इसमें तो मतलब कोई वो नहीं था। लेट मी नाउ मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज लेट मी योर मैक्सिमाइज, परफॉर्मेंस। क्योंकि फाइनल मेरिट लिस्ट में फर्क पड़ सकता है ना। डेफिनेटली सर। सर मैंने भी ऐसे ही, मेरे मतलब मेरे जो मार्क्स थे मैक्सिमाइज मैंने ऐसे ही किए, 50 के 60 कर दिए थे मार्क्स जीके में, वो इसी तरीके से हुए थे कि कैलकुलेटेड रिस्क लेना शुरू कर दिया। और हम्म मैंने पर्सनली देखा है पेपर में, जब मैं कैलकुलेटेड रिस्क लेकर के आता हूँ, तो हम्म मेरी परफॉर्मेंस ना वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है, कम नहीं होती है। बहुत आई बहुत एग्री। अच्छा तरीका है इंग्लिश के तो लिए। स्पेसिफिकली, ये तो चलो ओवरऑल ही है, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें जीके में, मैथ्स में, इंग्लिश में, तो क्या स्ट्रेटजी अभी लास्ट के 4 दिन क्या करना चाहिए इनको, जो अभी भी बैठे हुए किनारे पे सोच रहे हैं यार चलो दे देते हैं, या अच्छी तैयारी है या मिडिल लेवल की भी है, तो इन 4 दिन में क्या कर सकते हैं। सर 4 दिन में ना उन सब्जेक्ट्स को, जैसे इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश तो 4 दिन में नहीं होती है, ठीक है। या तो आप इंग्लिश हम्म मीडियम से, तो जनरली आपकी इंग्लिश अच्छी है, उस लेवल की तो होती है, बस आपको थोड़ी पॉलिश हम्म करनी होती है। तो आप क्या कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ और करना शुरू करो, पॉलिश करो अपने आप को एक बार पेपर दे करके। सो इंग्लिश में तो आप वो कीजिए। सेकंड थिंग, जीके के अंदर ना अब बेयर मिनिमम करके आओ।
कोई दिक्कत नहीं है। आप वो 2 सब्जेक्ट उठाओ जो सबसे ज्यादा मतलब जो आपको पास करवा सके, 30 मार्क्स दिलवा सके आपको। सो ये 2 सब्जेक्ट कौन से हो सकते हैं जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं? एक आते हैं आपके करंट अफेयर्स, वो आप किसी भी साइट से या फिर किसी भी इंसान से या फिर आपका कोई दोस्त है प्रिपेयर कर रहा है, उससे करंट अफेयर्स ले लो, ठीक है। करंट अफेयर्स आपने लिए तो उसमें से 18 से 25 क्वेश्चन तो उसमें से आने वाले हैं। प्लस आप जो है उसको एक सप्लीमेंट कर सकते हो विद साइंस। 32 क्वेश्चंस आते हैं, 2 किताबें हमने बताई थी, 9th और 10th एनसीईआरटी, उससे सप्लीमेंट कर लो। सो इन दोनों को भी मिला लोगे तो भी सर 55 क्वेश्चन करीबन जो है वो इंसान करके आ सकता था बहुत ही इजीली। चलो 55 नहीं तो हमारा तो 36 का टारगेट वो भी हो जाता अचीव, इतना मुश्किल नहीं था। 2 सब्जेक्ट भी अगर पकड़ के निकलता तो वो लास्ट टाइम में भी। ये तो उनके लिए था जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं अभी तक, लेकिन जो हाँ, मैं पढ़ तो चुके कहता हैं। हूँ लास्ट में तो बेटर टू गो थ्रू प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। अगर आप बेसिक्स ठीक है तो आपको काफी हद तक पैटर्न पता लग जाएगा, कुछ चीजें रिवाइज हो जाएंगी। कई यो के यो आ जाते हैं क्वेश्चन, स्पेशली जीके में। जीके में यो का यो क्वेश्चन आता है, सब वर्डिंग चेंज होती है, उसका वर्डिंग भी ना चेंज हो, सर है ना। यही होता है, ओजोन का क्वेश्चन 5 बार आया हुआ है मेरे सामने, आया हुआ असिस्टेंट कमांडेंट और सीडीएस में। वही क्वेश्चन, कुछ नहीं, कुछ भी चेंज नहीं किया उन्होंने, वही लैंग्वेज हम्म वही क्वेश्चन रिपीट। इसी तरीके से वो इंटरक्रॉपिंग के क्वेश्चंस आते हैं रिपीट, ओशन करंट के रिपीट, यही हो रहा है, रिपीट आता है पेपर बहुत ज्यादा। हम्म हम्म हम्म। तो सो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर करो और जो है बढ़िया तरीके से खाओ पियो सो जाओ, और मतलब बिंदास स्टाइल में तैयारी कर रखी है तो अच्छी बात है, नहीं कर रखी तो मजे करो, दोस्त बनाओ और वापस आ जाओ। सर वो भी तो है, कुछ लोग तो एक्सपीरियंस लेने के लिए भी जाते हैं मैंने देखा है, सीडीएस का मुझे नहीं एक्सपीरियंस लेने लगता ये बंदे। एग्जाम, इन एग्जाम्स में कोई ऐसा एक्सपीरियंस मिलता है कि अगली बार फायदा होगा। मैं तो कहता हूँ तैयारी करके जाओ, नहीं तो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। यस सर, वहां पे फिर 3 घंटे आप खराब करके आ रहे हो, कुछ नहीं है। हाँ, क्योंकि अगर आप और कुछ। सीरियस कैंडिडेट हो फौज में, फिर उसकी तैयारी कई साल पहले शुरू होती है। मैं तो बताता हूँ बच्चों को, अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल डेवलप नहीं है, करंट अफेयर्स नहीं है, जीके नहीं है, और इंग्लिश में आप अच्छे से खड़े होकर बोल नहीं सकते हो, आप 10 लाइन की स्टोरी नहीं लिख सकते हो, फिर कौन आपको ऑफिसर ऐसे थोड़ी बन जाओगे। इट रिक्वायर्स, पॉसिबल नहीं। हाँ, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड यू नो सर ये तो यूपीएस प्रैक्टिस, की भी। बेसिकली प्रैक्टिस, इन्वॉल्व रहना उस चीज, उस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व रहना। सर इस तरह के कैंडिडेट तो यूपीएससी सीडीएस क्लियर ही नहीं कर सकते, जिनकी कम्युनिकेशन वीक है और हाँ, जिनकी जिनकी जीके वीक है। पेपर 6 हम्म, की तैयारी कर रहा है, फिल्टर तो इसी के लिए तो लगा रखा है उन लोगों ने, इसीलिए यही तो लगा चेक रखा हो है रहा एक्चुअली, है इसीलिए एक्चुअली, लगा तो रखा यही है। हम्म। फिल्टर। बाकी एग्जाम से काफी ज्यादा इसलिए सीडीएस को टफ रखा गया है और इंग्लिश बेस्ड रखा गया है हाँ, मेनली, मेनली बहुत ज्यादा और मतलब। इंग्लिश भी वर्किंग नॉलेज चाहिए इंग्लिश की। कोई ग्रामर, कई बच्चे पूछ रहे हैं ग्रामर, इतनी ग्रामर नहीं चाहिए ये, क्योंकि वो आपको इंग्लिश टीचर के लिए नहीं हो रहा ना, इंग्लिश का प्रोफेसर बनाने के लिए, आपको अफसर बनाना है उन्होंने, इसलिए टेस्ट रखा है इस तरीके से, है ना। जैसे हमारे बैचेस भी होते हैं ना, उसमें मैं शायद 3 या 4 दिन ग्रामर पढ़ाता हूँ, टोटल मिला करके हो जाता है, और सारे क्वेश्चन निकाल देते हैं वो लोग। इतना ही टाइम हाँ लगता है, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। इतना ही टाइम लगता है। बाकी हम्म। सर कम्युनिकेशन में, डेवलपमेंट में उसमें टाइम लगता है, वो चीजें तो सब बहुत जरूरी होती है टाइम के साथ में। हाँ, वो कम्युनिकेशन इज साल दो इम्पोर्टेंट। साल मेहनत करने की जरूरत है। हाँ, धीरे यस धीरे सर। धीरे धीरे, कम्युनिकेशन एक दिन में हो नहीं सकता, ना हफ्ते में हो सकता। चलो ठीक है यस। आयुष, थैंक यू फॉर गिविंग दीज टिप्स। गुड टू सी यू अगेन, ऑल द बेस्ट। यस सर, डेफिनेटली सर, आते रहेंगे सर ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट।